नमस्कार, एबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग सक्सेना। लोकसभा चुनाव के 4 चरण हो चुके हैं। 5वें चरण का इंतजार है। 20 मई को 5वें चरण का इम्तिहान जो है उसमें कई प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। और अगर 5वें चरण की बात करें तो 5वें चरण में अवध, बुंदेलखंड की सीटें आ रही हैं, जहां पर 14 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी, मतदान होगा। लेकिन समीकरण क्या कह रहे हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। और उसके साथ साथ हम चर्चा करेंगे आज जिस तरीके से साझा संयुक्त आज बातचीत हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव की, जहां पर उन्होंने सीधा निशाना साधा है बीजेपी के ऊपर। और कई वादों इरादों के बीच में उन्होंने एक राशन का मुद्दा भी उन्होंने उठा दिया है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि क्या कुछ होने वाले हैं समीकरणों को लेकर। और हमारे साथ इस चर्चा में खास हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। अब मैं उनसे आपका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ अमेठी से विजय कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, विजय मिश्रा जो हमारे साथ मौजूद है। बाराबंकी से हमारे साथ रविंद्र वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और महेंद्र गौतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं जालौन से। आप तीनों का ग्राउंड जीरो से बहुत बहुत स्वागत है। बात कर लेते हैं अगर 5वें चरण की, तो 5वें चरण की जब बात होती है तो झांसी में 5वें चरण में होने जा रहे लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन के कई मायने रखे जाते हैं। उसी तरीके से बुंदेलखंड, अवध की जब हम बात करते हैं तो अवध में 8 लोकसभा सीटें आती हैं, जहां पर इस बार 5वें चरण में प्रत्याशियों का इम्तिहान, उनके भाग्य का इम्तिहान होना है। उसी तरीके से बुंदेलखंड की 4 सीटें आती हैं और दोआब की 2 सीटें हैं, फतेहपुर और कौशाम्बी। तो सीधे हम चलते हैं, सबसे पहले रुक कर लेते हैं, जब हम बात बुंदेलखंड की कर रहे हैं तो जालौन चलते हैं, क्योंकि जालौन भी बुंदेलखंड में आता है। महेंद्र, जालौन की जब हम बात करते हैं या बुंदेलखंड की अगर हम बात करते हैं, 4 सीटें अहम मानी जाती हैं बुंदेलखंड में, जिसमें जालौन, झांसी, हमीरपुर और बांदा, ये चारों बुंदेलखंड में आते हैं। और इस बार जिस तरीके से समीकरण बन रहे हैं, क्या देखकर लग रहा है आपको 5वें चरण में क्या होने वाला है? 5वें चरण में ये रणनीति जो तय की जा रही है और लोकसभा का जो चुनाव है वो पूरी तरीके से प्रत्याशी अपने पर जोर ताकत लगा रहे हैं, दिग्गज नेता भी आ रहे हैं, लेकिन ये समीकरण समझ में नहीं आ रहा है कि किसकी पलड़ा भारी होगा अब की बार, कौन जीतेगा और कौन हारेगा। क्योंकि सारी पार्टियां जो लड़ रही हैं आए दिन अलग अलग मुद्दे पर लड़ रही हैं, कभी राशन को लेकर लड़ती हैं, कभी विकास को लेकर लड़ती हैं। तो वहीं अब की बार फिर गठबंधन के द्वारा राशन फ्री की बात की गई है, जिसको लेकर अगर जनता को लुभाने का काम करेगी गठ महेंद्र जी अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। चलिए, महेंद्र जी के साथ थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो रहा है। हम चलते हैं, रुक करते हैं अमेठी की तरफ। अगर बात कर ली जाए, अमेठी में विजय मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। विजय, अमेठी का जो रण है, अमेठी के रण में इस समय प्रियंका गांधी पूरी तरीके से उतरी हुई हैं। वहां पर किशोरी लाल शर्मा के भाग्य का फैसला 20 मई को होगा। लोग वहां पर एक तरह से देखा जाए तो वहां पर मौजूद हैं। वहीं अमेठी, रायबरेली 2 हॉट सीट हैं जिन पर नजर बनी हुई। रायबरेली तो राहुल गांधी पहुंच गए, लेकिन अमेठी में इस समय क्या रणनीति चल रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ लगातार बात करें अगर प्रियंका गांधी की, तो अमेठी और रायबरेली दोनों सीट कांग्रेस के गढ़ कहे जाने वाले दोनों सीट इन्हीं के परिवार में रही है। लेकिन कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि यहाँ जैसे के एल शर्मा को लाकर चुनाव में लड़ाया गया है, तो वही प्रियंका गांधी उनके लिए वोट मांग रहे हैं और बता रहे हैं 40 सालों तक केएल शर्मा हमारे यहाँ परिवार से जुड़े हुए थे और राहुल अमेठी से रायबरेली से लड़ रहे हैं। तो यहाँ केएल शर्मा लड़ रहे हैं। उनका केएल शर्मा का परिवार भी यहाँ मैदान में उतर गया है, जगह जगह जाके जनसभा कर रहा है और जनता से मिलकर, महिलाओं से मिलकर अपने पिताजी के लिए वोट मांग रहे हैं। जी, लेकिन विजय, जब बात करी जाती है अमेठी की, जब भी लोकसभा चुनाव आते हैं तो गांधी परिवार अचानक से सामने आ जाता है, अचानक से वहां पर दौरा करने लगता है, जनसभाएं करने लगता है। इसके अलावा कभी बहुत ही रेयर होता है, कभी बहुत ही मुश्किल होता है कि ये गांधी परिवार, प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, सोनिया हो, ये वहां पर नजर आए। सही आप कह रहे हैं, लेकिन यहाँ अमेठी की जनता है वो यहाँ गांधी परिवार को अपना यहाँ परिवार मानती है। तो यहाँ जो कांग्रेसी देखे जाते हैं, कांग्रेसियों के दिल में, उनसे अगर बात की जाए तो उनका कहना है कि आए या ना आए, लेकिन कांग्रेसी हमारे दिल में है और गांधी परिवार हमारे दिल में है। जी बिल्कुल। बाराबंकी की रुख कर लेते हैं, जहां रविंद्र हमारे साथ है। रविंद्र, बाराबंकी अवध क्षेत्र में आता है और अवध की जब बात की जाती है तो इस समय राम
का मुद्दा जो है, कहीं ना कहीं राम मंदिर का मुद्दा है, वो जहन में ज़रूर वोटरों के होगा, क्योंकि लगातार मंचों से भी कहा गया है। लेकिन प्रधानमंत्री साफ ये भी कहते हैं कि राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है, राम मंदिर श्रद्धा का मुद्दा है, भावनाओं का मुद्दा है। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष पर निशाना साधा जा रहा है, क्या अवध क्षेत्र में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा? रविंद्र, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए। जी रविंद्र। जी बिल्कुल बताना चाहेंगे। बाराबंकी में राम मंदिर का हाँ मुद्दा है, लेकिन ये यहाँ बाराबंकी में कोई इसका विशेष मुद्दा नहीं है। लेकिन यहाँ पे ज्यादातर लोग मोदी के जितनी भी योजनाएं हैं, जो उनके कार्य से प्रभावित होकर के वो भाजपा परिवार को सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर लगातार भाजपा और इंडिया गठबंधन दोनों के द्वारा रोज लगातार कहीं ना कहीं बड़े नेताओं के द्वारा जनसभा की जाती है और यहाँ के वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कार्य भी किए जाते हैं। जी लेकिन रविंद्र, अगर बात कर ली जाए, जो अवध में कोर वोट बैंक होता है, गैर जाटो दलित वोट बैंक, खासकर कि अगर बात कर ली जाए पासी और कोरी समुदाय में, बीजेपी ने अपनी जो पैठ बनाई है पिछले चुनावों से लेकर अब तक, वो कहीं ना कहीं समीकरण साध सकती है बीजेपी। और कहीं ना कहीं जो पीडीए को लेकर अखिलेश यादव बात करते हैं, अखिलेश यादव का समीकरण बिगड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है क्या वहां पे? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे कि बाराबंकी में राजरानी भाजपा से प्रत्याशी हैं जो रावत पासी से हैं। और यहाँ की जो जनता है, ये पासी समुदाय की या दलित समुदाय की जो जनता है, वो भाजपा को सपोर्ट कर रही है। और हाँ 1-2% को छोड़ के ज्यादातर तो भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं। जी महेंद्र, अगर बात कर लें बुंदेलखंड की, तो 4 लोकसभा सीट हैं जहां पर बीजेपी 2014 से अपना दबदबा लगातार बनाए हुए है। लेकिन कभी बात की जाए तो ये जो बुंदेलखंड का एरिया है, बुंदेलखंड का क्षेत्र है, ये बहुजन समाज पार्टी का गढ़ माना जाता था। क्या ऐसे में बहुजन समाजवादी पार्टी जिस तरीके से इस समय स्ट्रैटेजी बना रही है, जिस तरीके से रणनीति बना रही है, क्या इस बार कुछ आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन और बीजेपी की लड़ाई के बीच में कुछ फायदा बीएसपी को होगा? महेंद्र, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लें, आपकी आवाज नहीं आ रही है महेंद्र। महेंद्र, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, अनम्यूट कर लें, आपका ऑडियो म्यूट है। आप बहुत चाहते हैं, यहाँ बसपा के प्रति सचेत भी हैं लोग और यहाँ बसपा को वोट भी करते हैं, क्योंकि ये बुंदेलखंड जो है बसपा की ही धरोहर मानी जाती है और बसपा यहाँ अपनी पकड़ बहुत मजबूत बनाए रहती है। लेकिन कुछ समय से बसपा का यहाँ पतन होता दिखाई दे रहा है और बीजेपी ने यहाँ बाजी मार रखी है। अब देखना यह है कि इस चुनाव में क्या होता है, बसपा को बाजी मिलती है या फिर गठबंधन उस पर भारी होता है या फिर बीजेपी दोबारा से अपना कमल खिलाएगी। बुंदेलखंड में फिलहाल अलग अलग तरीके से प्रत्याशी अपनी रणनीति तय कर रहे हैं और दिग्गज नेता यहाँ पहुंच रहे हैं। सीएम योगी भी पहुंचे हुए थे, यहाँ केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंचे हुए थे, स्वतंत्र देव भी पहुंचे हुए थे, वहीं पूर्व सीएम अखिलेश यादव जी भी पहुंचे हुए थे। यहाँ देख सकते हैं सभी दिग्गजों ने पहुंचकर जनसभा की है और वोटरों को लुभाने का काम भी किया है। लेकिन महेंद्र, अगर जो वहां के आमजन हैं, बुंदेलखंड की अगर बात की जाए, खासतौर से जो समस्याएं हैं, जो उनकी डिमांड है, जो उनकी मांगे हैं, जो परेशानियां जो आम जनमानस को होती, खासतौर से बात की जाए गर्मी के मौसम में जो पानी की किल्लत देखी जाती है खासतौर से बुंदेलखंड क्षेत्र में, उसको लेकर क्या जो आम जनमानस है उसको लेकर भी वोट करेगा? जी बिल्कुल, इसको लेकर बिल्कुल ये सामने आएगा मुद्दा और जनता इसको बिल्कुल सामने लेकर आएगी, क्योंकि यहाँ पानी की जो समस्या रहती है वो आए दिन रहती है, क्योंकि बुंदेलखंड में पानी की समस्या अधिक होती है और यहाँ जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा क्षेत्र है, उन्हें भी बड़ी समस्याएं इससे यहाँ गुजरना पड़ता है। हर बार की भांति हर साल यहाँ यमुना नदी, चंबल नदी जब बाढ़ पे आती है तो यहाँ लोग तराई मान हो जाते हैं। इसको लेकर भी अब की बार ये भी मुद्दा उठाया जाएगा। अगर विकास नहीं होगा तो लगभग ये तय है कि वोट जो मत करेंगे लोग वो अपने सूझबूझ से करेंगे और किसको चुनना है, कौन यहाँ विकास कर रहा है, उसको जरूर चुनकर ले आएंगे। जी बात कर लेते हैं अमेठी में। विजय, आज जिस तरीके से संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मिलकर एक संयुक्त आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें बहुत बड़े वादे, बहुत बड़ी चीजें उन्होंने कही है कि खड़गे ने कहा है कि 200 पार भी बीजेपी नहीं पहुंच पाएगी, 400 पार का सपना तो बहुत दूर की बात है। और दूसरी बात, उन्होंने अभी तक जो कांग्रेस ये कह रही थी कि राशन जो 5 किलो का राशन पर यूनिट पे बांट रहे हैं उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, जनता को प्रलोभन दिया जा रहा है, लेकिन अब वही प्रलोभन कांग्रेस की तरफ से भी दिया गया है, 5 किलो की जगह 10 किलो का प्रलोभन। इसको किस तरह से देखते हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरह से अभी आपने बताया कि यहाँ चल रहा है, वैसे भी अमेठी में बात की जाए अमेठी की, तो अमेठी में जगह जगह यही चल रहा है कि 5 किलो राशन जो सबको मिल रहा है। 5 किलो राशन को लेकर मुद्दा तो बहुत बना हुआ, क्योंकि अगर जनता की बात की जाए तो 5 किलो राशन से, और दूसरी बात जो छुट्टा जानवर है इससे जनता परेशान नजर आ रहा है। दूसरी बात, यहाँ की कुछ जनता ऐसी नजर आ रही है जो कह रहे हैं कि अब की बार बदलाव चाहती है अमेठी। जी नहीं, लेकिन जिस तरीके से अमेठी में भावनाओं का ज्वार भाटा चल रहा है, देखा जाए तो ये इस बार हम चुनाव में भी देख रहे हैं, जिस तरह से किशोरी लाल शर्मा के जो बेटी हैं वहाँ पर दिव्या शर्मा भी चुनाव मैदान में उतर चुकी हैं अपने पिता के लिए। वो भी भावनात्मक रूप से जुड़ने की कोशिश कर रही हैं, भावुक हो जाती हैं बीच बीच में। उसके बाद प्रियंका गांधी भी मंचों से भावुक हो जाती हैं, कभी अपने पिता को लेकर, कभी अमेठी से अपने पिता के जुड़ाव को लेकर। लेकिन जब अमेठी के विकास की बात आती है तो यही भावनाएं कहाँ चली जाती हैं? जी बिल्कुल, आपका कहना सही है कि जैसे जिस तरह स्मृति ईरानी लगातार यहाँ बनी 10 साल से यहाँ बनी हुई है, 10 साल में यहाँ चुनाव, राहुल से चुनाव हारने के बाद 2019 में चुनाव जीतने के बाद लगातार यहाँ जो अगर रोजगार की बात की जाए तो कहीं ना कहीं तो ये देखा जा सकता है कि स्मृति ईरानी ने कुछ अमेठी में काम किया है। और वही अगर गांधी परिवार की बात की जाए तो जनता का कहना है कि 17 साल से लगातार कांग्रेस यहाँ पे राज की है, अभी तक कोई काम नहीं किया था। तो वही प्रियंका गांधी भी आके अपने पिताजी और अपने माता की और अपने भाई की बड़ाई करते हुए कह रहे हैं कि जितना काम यहाँ अमेठी की है कि यहाँ संजय गांधी हॉस्पिटल ले लो या संजय गांधी पेट्रोलियम ले लो, इतना काम किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हमसे हुई है, तो आपकी बात सुधारा जाएगा। जी रविंद्र, फैजाबाद, बाराबंकी, कैसरगंज ये ऐसी जगहें हैं जहां पर इस बार देखा जाए तो कई इंडिया गठबंधन भी कई चीज़ें साधने की कोशिश कर रहा है, कई जातिगत समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है। और इस बार अभी जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, अखिलेश यादव ने एक बड़ी बात कही है बसपा को लेकर कि बसपा के जो वोटर है वो अपना वोट बैंक यानी कि अपना वोटिंग जो है, मतदान जो है उसको ख़राब ना करें। वो संविधान को बचाने के लिए और आरक्षण के मुद्दे को सामने रखते हुए आरक्षण को बचाने के लिए वो इंडिया गठबंधन को वोट करें, ना कि बसपा को। क्या सीधी सीधी आपको नहीं लग रहा कि चुनौती उन्होंने बसपा को यानी मायावती को दे दी? और क्या उनके इस कथन से जो बसपा का कोर वोटर है क्या वो वोट करेगा? रविंद्र, जिस प्रकार जी बिल्कुल बताना चाहेंगे, बाराबंकी में जिस प्रकार अखिलेश यादव ने अपना बयान दिया है उसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो असर पड़ेगा, लेकिन ज्यादा नहीं पड़ेगा। बसपा के जो यहाँ समर्थक हैं, पुराने समर्थक हैं, वो बसपा को ही वोट करेंगे, और जो थोड़ा बहुत 1-2-4% है वो इधर उधर जा सकते हैं। जी लेकिन जो जिस तरीके से बाराबंकी की अगर हम बात कर लें तो जिस तरह से अयोध्या का विकास हुआ है, जिस तरीके से बाराबंकी क्षेत्र में विकास की बात चल रही है, विकास के बयार की बात चल रही है, गोंडा से लेके अगर हम देखें फैजाबाद, अयोध्या और आपकी बाराबंकी, कहीं ना कहीं विकास का पहिया तो वहां पर चला है, विकास का पहिया दौड़ा है। ऐसे में क्या बीजेपी इस बार भी अपना दबदबा कायम रख पाएगी? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे कि जिस प्रकार से राम मंदिर का निर्माण हुआ है और उसके बाद से जो लगातार यहाँ विकास कार्य हुए हैं, वो यहाँ की जो आम जनता है उनके दिमाग में बैठा है, और जो बीजेपी या मोदी सरकार के जो कार्य परियोजना है उनको कहीं ना कहीं देखा गया है, और उनको देखकर ही यहाँ बाराबंकी की जनता वोट और सपोर्ट कर रही है। लेकिन जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन भी अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो यहाँ पे कांटे का मुकाबला देखा जा सकता है। जी जालौन की तरफ रुख कर लेते हैं। जालौन में हमारे साथ महेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। महेंद्र, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज हुई उसमें बहुत सारी बातें कही गई। एक तरफ देखा जाए तो खड़गे ने कहा कि 200 पार भी नहीं कर पाएगी बीजेपी, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने कहा कि 140 भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। और 4 जून को कन्फर्म उन्होंने कहा है कि जो विदाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तय मानी जाएगी। क्या मुद्दे अगर हम बात करें बुंदेलखंड की, तो जो नौजवान हैं, जो नव युवा हैं, जो इस बार फर्स्ट टाइम वोटर बने हैं, उनका क्या रुख है, उनकी क्या सोच है, किस मुद्दों को लेके वो वोट करेंगे?
जी, आपको बता दें कि जो युवा है, युवा हर समय शिक्षित है और वो शिक्षित होकर वोट करेगा, अब की बार मत करेगा। क्योंकि सरकार में कितनी भी योजनाएं निकाली गई हैं युवाओं के लिए कई वैकेंसी निकाली गई हैं, लेकिन एक भी वैकेंसी सफल होती दिखाई नहीं दी है। कई बार पेपर देने जाते हैं तो लीक हो जाते हैं, जिसको लेकर युवाओं का रुख अब की बार अलग दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो युवा है पढ़कर अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, 5 साल पढ़ के वो भविष्य बनाते हैं, फिर उनकी एज कंप्लीट हो जाती है, फिर वो कहीं वैकेंसी के लायक नहीं रहते हैं। इसलिए वो मत करेंगे तो अपने स्तर से करेंगे और उनका रुख अलग मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो सरकार चल रही है उसमें किसी भी प्रकार की युवाओं का लाभ नहीं मिला है। कई बार युवाओं से बात करने की कोशिश की है, युवाओं का बस एक ही कहना रहा है कि अब की बार होगी ऐसी सरकार जिसमें हम सब युवाओं को मिलेगा लाभ। क्योंकि अभी जो पुलिस का एक पेपर हुआ था जिसमें जी। लीक हुआ था, तो कम से कम लाखों युवाओं को भटकना पड़ा था। इसके बाद पेपर दोबारा भी किया जाएगा, लेकिन अब क्या युवा तय करते हैं और किसको मत करते हैं और किसकी सरकार बनाते हैं, युवाओं में ये रुख अलग प्रकार से देखने को मिल रहा है कि वो अलग से किसी को वोट करना चाहते हैं। और अब युवा शिक्षित हैं और वो किसको वोट करेंगे या नहीं करेंगे वो तय करेंगे। जी नहीं, लेकिन ये बात तो एक साथ आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी ये भी कहा गया कि 4 जून को किसानों की सरकार बनेगी और नौकरियों का जिक्र भी किया गया कि सरकारी पद बहुत सारे खाली हैं और सरकारी पद हमारी सरकार आती है, यानी इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो हम वो सारे पद भरेंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर सरकार इस बार भी नौकरियां नहीं दे पा रही है, सरकार तो दावे करती है कि हमने कई लोगों को बहुत सारे कई लाखों करोड़ों हमने नौकरियां दी हैं और खुद मंचों से कई बार ज्वाइनिंग लेटर भी बांटे गए हैं लोगों को नौकरी के, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस दावे कर रही है वो क्या उसको रिझाने की कोशिश है? युवा जन उससे रिझता हुआ दिख रहा है आपको? महेंद्र अनम्यूट कर लीजिए पहले तो। कल जो होते हैं वो हमेशा लोग का काम लुभाने का काम आए दिन, चाहे गठबंधन हो, चाहे बसपा हो और चाहे कांग्रेस हो या मान ले बीजेपी हो, ये सभी लुभाने का काम करते हैं। लेकिन युवा जो है वो अपनी सूझबूझ से ही अब की बार मत करेगा। लुभाने का काम अगर सरकार करती है तो वो बिल्कुल नहीं इसमें आएंगे और अब की बार जो मत करेंगे वो बहुत ही सूझबूझ से करेंगे। और युवा है, युवाओं से बात भी की है कि गठबंधन है या बसपा को या फिर बीजेपी को मत करेंगे, तो उनका यह कहना रहता है कि हम जिसको भी मत करेंगे सूझबूझ के साथ ही करेंगे और अब की बार सरकार ऐसी चुनेंगे कि ना तो राशन की मांग होगी और ना किसी प्रकार की मांग होगी, केवल होगी। विजय जल्दी से आपसे ले लेते हैं सवाल चलते चलते कि देखिए जिस तरीके से कांग्रेस का गढ़ माना जाता है अमेठी रायबरेली, उस पर तो नजर है ही क्योंकि कड़ी टक्कर वहां पर देखी जा रही है विजय। लेकिन अगर हम जनमानस की बात करें, युवाओं की बात करें, तो युवाओं को रिझाने की कोशिश की गई, गरीब तबके को रिझाने की कोशिश इंडिया गठबंधन ने की है कि हर साल हम 1 लाख रुपए उनके अकाउंट में डालेंगे। क्या आपको लगता है कि इससे मतदाता रिझेगा और मतदाता कांग्रेस के सपोर्ट में, इंडिया गठबंधन के सपोर्ट में वोट करेगा? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरह आप कह रहे हैं वो लगातार ऐसा देखने को यहाँ भी मिल रहा है कि जनता को लुभाने के लिए कांग्रेसी जगह जगह अपना इंडियन गठबंधन की टीम लगातार जा जाके नौजवानों को बताया जा रहा है कि आप अगर मेरी सरकार बनती है तो हम आपको इतना लाभ देंगे। तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि जो यहाँ के नए युवा है वो भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो कांग्रेस तरफ जा सकते हैं। जी रविंद्र, जल्दी से आपसे भी जवाब ले लेंगे युवाओं को लेकर, क्योंकि आप खुद भी एक युवा हैं। युवाओं को लेकर आपकी बातचीत हुई होगी, नजरिया क्या है युवाओं का खास तौर से? पहले ही बिल्कुल बताना चाहेंगे कि आगे जो इलेक्शन है वोट के लिए युवाओं से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अब की बार जो सरकार हम लोगों के पक्ष में ख्वाहिश करेगी हम उसी को वोट देंगे और उन्होंने इंडिया गठबंधन को ही प्राथमिकता दी है। जी बिल्कुल, आप तीनों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने जानने की कोशिश की जो चौथे चरण के बाद 5वां चरण है जहां पर अवध बुंदेलखंड की जो सीटें हैं, 14 सीटें हैं, उस पर खास नज़र रहेगी, लेकिन उन खास सीटों पर क्या आकलन हो सकते हैं। तो बात ये निकल कर आ रही है कि इंडिया गठबंधन के जो लुभावने वादे हैं उनसे थोड़ा प्रभावित युवा खास तौर से दिख रहा है, लेकिन अभी भी कुछ भी कहना अभी मुमकिन नहीं है क्योंकि विकास के कार्य एक तरफ हैं और लुभावने वादे एक तरफ। तो फिलहाल चर्चा में आज के लिए इतना ही, अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए ABC न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।